बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ढेर सारी बड़ी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप देखने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों से दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप ख़ुद भी लाइक करें और हमारे इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने रिलेटिव के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपने हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करना है। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वाइस प्रेसिडेंट हैं, जिनकी तरफ से आज इलेक्शन के नताइज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। अब ये जो नाज़रीन पटिशन मरवत साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, इसके मंदरजात, इसमें किसको फरीक बनाया गया है और अदालत से इस्तदा ये की गई है, क्या की गई है। तो सबसे पहले नाज़रीन मरवत साहब ने आपको बताते चलें कि ये पर्सनल कैपेसिटी में दरख्वास्त दायर की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त नहीं है। ये होता ना कि एक इंसान अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ज़ाती हैसियत में दरख्वास्त दायर करता है, तो ये पर्सनल कैपेसिटी में मरवत साहब ने पटिशन दायर किया आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और इसमें नाज़रीन जो वकील साहब हैं जिनकी खिदमात को हासिल किया वो रियाज हनीफ राही साहब हैं। और रियाज हनीफ राही साहब नाज़रीन वो वकील हैं जिन्होंने कमर जवेद बाजवा की एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और जब वो केस, आपको याद होगा कि जस्टिस खोसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टेकअप किया था, उस बेंच में जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब थे, अपने मंसूर अली शाह साहब थे, तो ये गायब हो गए थे रियाज हनीफ राही साहब और अदालत में नहीं आए थे। और फिर जब आए थे कहा तो उनकी तरफ से कहा गया था रियाज हनीफ राही की तरफ से कि मैं अपनी दायर की गई पटिशन वापस लेना चाहता हूँ। तो ये जो मरवत साहब ने पटिशन दायर की तो इसमें भी रियाज हनीफ राही साहब की खिदमात को हासिल किया गया है। तो इससे मरवत साहब की जो संजीदगी है कि वो किस मतलब मैच्योरिटी के साथ या संजीदगी के साथ इलेक्शन के नताइज को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, इसका भी आप नाज़रीन को अंदाज़ा हो गया होगा, जो मैंने वकील साहब का तारुफ भी करवाया है। इसके अलावा नाज़रीन इस पटिशन में जो रिस्पोंडेंट हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाया गया है, सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है और इलेक्शन कमीशन को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, बाबर हुसैन भरवाना मेंबर पंजाब के हैं इलेक्शन कमीशन के, जस्टिस इकरामुल्लाह खान हैं मेंबर KPK से, शाह मोहम्मद जतोई मेंबर बलूचिस्तान ECP के, निसार अहमद दुरानी साहब मेंबर सिंध सिंध से इलेक्शन कमीशन के, और प्रोविंस ऑफ पंजाब, प्रोविंस ऑफ सिंध, प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान को फरीक बनाया गया है। अब ये नाज़रीन जो दरख्वास्त है मरवत साहब की नाज़रीन मजमूई तौर पे ये मैं आपको बताता हूँ कि कितने पेजेस की दरख्वास्त है जो मरवत साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। अब एग्जैक्टली मैं पेज नाज़रीन निकाल के आपको बताता हूँ। अब इस पटिशन में नाज़रीन जो पहली प्रेयर है जनाब अपने मरवत साहब की वो ये है कि जो ये अपॉइंटमेंट्स हुई हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की या उनके साथ बाकी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की, पहले तो इनकी तैनाती कलअदम करार देने की बात की गई और ये कहा गया कि ये तैनातियाँ जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा की और इसके साथ साथ जो मेंबरान हैं दीगर इलेक्शन कमीशन के, वो कानून के मुताबिक नहीं हुई। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो तैनाती तो इमरान खान साहब करके गए थे, इमरान खान साहब की हुकूमत में हुई थी, तो एक नया ये सवाल है। और 12 पेजेस की पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, यानी मुल्क भर का इलेक्शन जिसमें अरबों रुपये खर्च हुए हैं, 12 सफ़ात की पटिशन दायर करके मरवत साहब ये कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन नताइज को सेटिसाइड कर दिया जाए। तो इसमें नाज़रीन पहली प्रेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के जो अपॉइंटमेंट है इमरान की, उसकी कलअदम करार देने की बात की गई है। और फिर आज दूसरी प्रेयर में बात की जो की गई है, अब आप इसमें प्रायोरिटी चेक करें, यानी आप इलेक्शन में धांधली की बात करते हैं तो पहली प्रेयर आपने इलेक्शन कमीशन के चीफ की और मेंबरान की रखी है। दूसरी इन्होंने तरजीह जो रखी है अपनी पटिशन में वो ये है कि जो कमिश्नर साहब की, लियाकत अली चट्टा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर जो 17 फरवरी 2024 का नोटिफिकेशन है इलेक्शन कमीशन का कि प्रोब किया जाए, इल्ज़ामात लियाकत चट्टा साहब के दुरुस्त हैं गलत हैं, उसको कहा गया है कि सेटिसाइड किया जाए और वजारत दाखिला को हुक्म दिया जाए कि वो जुडिशल कमीशन वजारत दाखिला तश्कील दे और जो मुल्क भर के इलेक्शन के नताइज हैं उनकी टेबुलेशन करवाई जाए, उनकी कंसोलिडेशन करवाई जाए। यानी फार्म 45 के मुताबिक, जिक्र फार्म 45 का प्रेयर में नहीं किया गया, लेकिन वो दोबारा से जो नताइज हैं उसकी कैलकुलेशन, उसकी टेबुलेशन मरवत साहब जो है करवाना चाहते हैं। और फिर फार्म अपने प्रेयर नंबर 3 में मरवत साहब ये कहते हैं कि जो फार्म 47 हैं मुल्क भर के नेशनल असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के, वो तमाम के तमाम कलअदम करार दिया जाए। अब यहाँ पे भी बचकाना सी बात की गई है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इलेक्शन ठीक हुए हैं, तो जब ये पूरे फार्म 47 की बात कर रहे हैं मुल्क भर में, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और मरकज़ में, तो वहाँ पे जो PTI के लोग जीतने वाले हैं
उनके फार्म 47 अगर कलअदम करार पाते हैं तो फिर वो भी अपनी कामयाबियों के नोटिफिकेशन से महरूम हो जाएंगे। यानी अपनी पार्टी के अरकान के खिलाफ भी ये सुप्रीम कोर्ट में पटिशन मरवत साहब ने दायर की है। और इसके बाद आगे वो कहते हैं, नाज़रीन मरवत साहब सुने, वो ये कहते हैं कि फर्दर प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स, यानी हुकूमतों की जो तश्कील है वो भी रोक दी जाए उस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पटिशन पे फैसला नहीं कर देती। अगर नाज़रीन ऐसा हो जाए, वैसे ये होगा नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि फॉर्मेशन हुकूमतों की रुक जाए, फिर तो खैबर पख्तूनख्वा में भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी रुक जाएगी, वो भी हॉल्ट हो जाएगी। तो ये अपनी हुकूमत के खिलाफ भी मरवत साहब आ गए हैं। और फिर आगे चल के कहते हैं एनी अदर रिलीफ जो सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझे वो भी ग्रांट किया जाए। तो ये नाज़रीन मरवत साहब की कुल पटिशन का खुलासा मैंने आपके साथ शेयर किया है और 12 सफ़ात की ये पेज है, दरख्वास्त है। इसके मज़ीद डिटेल जब आएंगे, मर्दजात जब हम निकालेंगे तो इससे बड़ी चीज़ें निकलने वाली हैं, लेकिन बहरहाल अभी हम सिर्फ खुलासा आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन क्योंकि वजूहात तो मालूम होने चाहिए कि किस बिना पे इलेक्शन को सेटिसाइड करवाना चाहते हैं। मरवत साहब खुद सुप्रीम कोर्ट में आए और यहाँ पे मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए मरवत साहब ने कहा कि मैंने ये पटिशन दायर कर दी है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मैंने वहीं पे छुट्टी हो रही थी तो मैंने मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के लोगों से पूछा, रजिस्ट्रार ऑफिस से जो मुंसलिक हैं, कि क्या ये पटिशन मरवत साहब दायर करके गए हैं? ये तो कह रहे हैं कि हमने दायर कर दी है। उन्होंने कहा जी ऐसी कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ताहाल, बेशक मरवत साहब कह रहे हैं ताहाल ऐसी कोई पटिशन जो है वो वसूल नहीं हुई। तो ये मरवत साहब गलत बयानी भी करके गए हैं और झूठ हमने जो उनकी गलत बयानी है उसी वक्त पकड़ ली कि ये कह रहे हैं हमने दायर कर दी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ कह रहा है कि ऐसी कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की गई। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है वो नाज़रीन ये है कि जो मखसूस नशस्तों के हवाले से कि PTI के आज़ाद अरकान शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, अब तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार करने के बाद जो रिजर्व सीटें हैं ख़वातीन की और मिनॉरिटी की वो भी मिल जाएँ, ताकि तादाद जो स्ट्रेंथ है वो कौमी असम्बली में भी बढ़ जाए, पंजाब में बढ़ जाए, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ जाए। अब नाज़रीन जो नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला है इसको नाज़रीन उसमें एक नवाज़ ने इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज कर दिया है और कमर अफजल की वसातत साहब से इलेक्शन कमीशन ने पटिशन दायर की गई जिसमें यह कहा गया है कि जिस जमात में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान गए हैं उस जमात ने तो अपनी मखसूस अरकान की नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त पहले से जमा ही नहीं करवाई। तो जब पहले से फहरिस्त उनके पास इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाई गए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, तो फिर मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? अमूमी तौर पे तो ये होता है, जो एक रवायत है, जो प्रैक्टिस रही है कि पहले आप लिस्ट जमा करवाते हैं, उस लिस्ट के बाद अगर मतलब कोई जीता है उसके उस लिस्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं और इसमें अगर तादाद बढ़ गई है तो उसमें आप रिव्यू भी कर सकते हैं, मजीद नाम भी आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिरे से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों की कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा ही नहीं करवाई, तो कैसे मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकती हैं? और साथ में ये भी कहा गया कि ये तो इंडिविजुअल हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। नून लीग के वकील कमर अफजल साहब का कहना है कि ये तो इंडिविजुअल हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, तो इनको कैसे आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में शामिल होने वाले जो अरकान हैं उनकी बिना पे आप मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट कर सकते हैं? तो आज इलेक्शन कमीशन ने इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला भी करना है और ऊपर से ये नून लीग की पटिशन आ गई है। तो देखते हैं नाज़रीन फर्दर इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन इमरान रियाज खान यूट्यूबर एंकर जो अपना आजकल तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अपना सोशल मीडिया चैनल ही चला रहे हैं, उनको रात घर से गिरफ़्तार कर लिया गया। यानी घर में थे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और पुलिस गई उनको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन इसमें जो एक अच्छी बात है मेरे ख्याल से, और आप भी अप्रिशिएट करेंगे, कि उनको आज अदालत में पेश किया गया, क्योंकि उससे पहले तो उनका को पता नहीं था कि कहाँ पे वो रहे। और ख़ुद इमरान रियाज खान साहब, जिन्हें PTI के टाइगर्स, PTI के वोटर सपोर्टर कहते हैं कि शेर है हमारा इमरान रियाज खान, लेकिन उन्होंने भी आज तक अपने ब्लॉग में नहीं बताया कि वो कहाँ पर रहे। इतने महीनों जो मंज़र आम से गायब रहे वो कहाँ पे थे, या अगर किसी ने उठाया था तो कहाँ पे लेके गए थे, वो उठाने वाले कौन थे, किसी का नाम नहीं लिया। लेकिन अब की मरतबा नाज़रीन ये हुआ है कि इमरान रियाज खान को पुलिस ने गिरफ़्तार करके आज अदालत में पेश किया एंटी करप्शन के केस में, कि बड़े सस्ते दामों सरकार की ज़मीन उन्होंने हासिल कर रखी है। अब यहाँ पे ये भी दलील आ रही है कि वो ज़मीन तो उनके वालिद साहब ने ली थी, तो बेटे को क्यों पकड़ा गया, ये सवाल भी उठ रहा है। लेकिन इन तमाम सवालों के नाज़रीन कतई नज़र जवाब तो ज़ाहिर सी बात है कि आना है इन सवालों का। लेकिन आज उनको अदालत में पेश किया गया और उनके 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन जज साहब ने 14 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया और इमरान रियाज खान को जुडिशल कर दिया गया। दूसरा नाज़रीन जो नोटिस जारी हुआ था वो असद तूर साहब को जारी हुआ था। असद तूर साहब को आज 11 बजे FIA ने बुलाया था कि आपने अदलिया के हवाले से
या जजेस के हवाले से आपने काबिल एतराज़ व्लॉग्स किए हैं, तो इतलात के मुताबिक असद तूर साहब FIA के ऑफिस में गए थे और उनको वहाँ पे डिटेन कर लिया गया है। अब ये डिटेन करने वाली जो खबर है कि उनको वहाँ पे हिरासत में रख लिया गया है या वहाँ पे रोक लिया गया है, इसका जो भी आप तर्जमा कर लें, सिरिल अलमीडा साहब जो कि साफ़ी भी हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करके कहा गया है कि 2 घंटे हो चुके हैं असद तूर को वो FIA के हेडक्वार्टर में गए थे, जो उनको नोटिस किया गया था, लेकिन ताहाल नहीं मालूम कि FIA की तरफ से असद तूर को कब रिहा किया जाएगा या कब जो है वो जाने की इजाज़त दी जाएगी। अब इसको क्या समझा जाए कि डिटेन कर लिया गया है या फिर असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप व्लॉग देख रहे होंगे तो मामला किसी न किसी करवट बैठ चुका होगा और अपने असद तूर साहब को डिटेन किया गया है या अरेस्ट किया गया है या रिहा कर दिया गया है। ये चीज़ मेरे ख्याल से या तो क्लियर हो चुकी होगी या फिर अगले व्लॉग में हम इसको क्लियर कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज जुडिशल कमीशन का इजलास भी हुआ है। 2 जजेस की तैनाती हुई है। चीफ जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास, जिसमें एक तो नईम अख्तर अफगान साहब जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके नाम पर गौर किया गया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए। और नाज़रीन, मुत्तफ़िक़ा तौर पर तमाम जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के बशमूल काजी फैसल साहब, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब, उनके साथ तारिक मसूद साहब, उनके साथ जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जो रिटायर्ड जज हैं सरमद जलाल उस्मानी साहब, अटॉर्नी जनरल साहब, तमाम अरकान की तरफ से नईम अख्तर अफगान साहब को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। और इस मामले पे जो हतमी फ़ैसला पार्लिमानी कमेटी का होता है, तो ये मामला हतमी अप्रूवल के लिए पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। दूसरा नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के सामने मामला था कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अमीर हुसैन भट्टी साहब, वो 7 या 8 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। तो उनके बाद जो नया चीफ जस्टिस है वो सीनियर प्यूनी जज जो हैं वो मलिक शहजाद अहमद साहब हैं। तो आज उनके नाम पर भी गौर किया गया और उनकी भी यूनानिमस जो है वो जुडिशल कमीशन से अप्रूवल हुई है कि अगले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद साहब होंगे। और ये मामला भी हतमी अप्रूवल के लिए पार्लिमानी कमेटी को अरसाल कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, फेडरल शरीयत अदालत के 2 जज की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है नाज़रीन ताहाल जारी है। तो इसमें जो भी फैसला होगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम उनकी डिटेल भी शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क भर में वफाकी शरी सदारती निज़ाम के नफाज के हवाले से एक पटिशन दायर की गई। इस पटिशन की अहवाल समाअत का अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। और फिर आज वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, सोशल मीडिया पे कैंपेन की गई, तो उस फैसले के खिलाफ आज नज़रसानी दरख्वास्त की भी सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। तो सबसे पहले शरी सदारती निज़ाम के केस की समाअत की बात करते हैं। नाज़रीन, अब्दुल गफूर साहब थे जिन्होंने ये पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि मुल्क में शरी सदारती निज़ाम होना चाहिए। तो इसमें काजी फैसल साहब ने जब केस कॉल किया तो अब्दुल गफूर साहब से पूछा कि बताएं कि ये मैटर क्या है। तो अब्दुल गफूर साहब ने पश्तो में बात करना शुरू की। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि यहाँ पे तो बहुत सारे जो लोग बैठे हैं वो तो पश्तो नहीं समझते, आप उर्दू में बात कर लें या अंग्रेज़ी में बात कर लें। ज़ईफ़ आदमी थे और बारिश आदमी थे, उन्होंने कहा कि मैं उर्दू में बात करता हूँ, अंग्रेज़ी में समझ लेता हूँ। अब्दुल गफूर साहब ने कहा कि मुल्क में हम ये चाहते हैं कि शरी सदारती निज़ाम होना चाहिए। काजी फैसल साहब ने भी कहा कि हम भी मुल्क में शरी निज़ाम ही चाहते हैं और मुल्क में इस वक्त जो निज़ाम राइज है वो अपना पार्लिमानी निज़ाम है। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि क्या आपने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है? और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसकी किताब सब्ज़ रंग की है और उसका जो आगाज़ होता है वो अल्लाह के ज़िक्र से होता है, अल्लाह के नाम से होता है कि हाकिमियत आला जो है वो मुल्क में, दुनिया में अल्लाह ताला की है और इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नायब है यहाँ पे। तो ये तो अल्लाह के ज़िक्र के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज़ हुआ है। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि इसमें कुरान पाक का जिक्र भी आईन पाकिस्तान में मौजूद है और जो इनका आर्टिकल 2 है उसमें भी यही बातें की गई हैं। तो आइन का आर्टिकल 227 ये कहता है कि मुल्क में कोई भी कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के बगैर नहीं बन सकता और इस्लाम के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने की कॉन्स्टिट्यूशन में इजाज़त भी दी गई है, बात भी की गई है। तो आप क्या चाहते हैं कि मज़हब इस्लाम का जिक्र किया गया है कि मज़हब इस्लाम होगा, तो क्या आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें होनी चाहिए? और आप क्यों चाहते हैं कि मुल्क में जो अख्तियारात हैं, जो अख्तियारात का मरकज़ है वो एक शख्स होना चाहिए? तो इसमें नाज़रीन जो हैरानी हुई जब इन बातों का काजी फैसल साहब ने जिक्र किया, जो दरख्वास्त गुजार अब्दुल गफूर साहब थे वो ग़ालिबन अपने नोट्स अदालत में पढ़ रहे थे। काजी फैसल बार बार उनसे कह रहे थे कि जो आप पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, न जाने आप कहाँ से पढ़ रहे हैं,
ये कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लें, इसको पढ़ें। जब कॉन्स्टिट्यूशन जनाब अब्दुल गफूर साहब को पढ़वाया गया तो उन्हें नाज़िम पता क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे वक्त दे दें, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंने नहीं देखा, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ, मुझे मोहलत दे दें, मैं पढ़ के अपना केस आर्गू करूँगा। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन आपके सामने पढ़ दिया है और जो इसमें कुरान की बातें की गई हैं, अल्लाह का जिक्र मौजूद है, इस्लाम का जिक्र मौजूद है, कुरान और सुन्नत का जो है वो जिक्र मौजूद है, तो हम आपकी पिटीशन खारिज कर देते हैं। अगर आपकी कोई बात रहती हुई, आपको अगर लगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद कि पिटीशन आपको दायर करनी चाहिए, तो आप पिटीशन दोबारा से भी दायर कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन, एक तो ये इस केस की समाअत हुई। इसके अलावा नाज़रीन, साबिक MD PTV इतालो कासमी साहब, परवेज़ रशीद और इसाक डार के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसकी भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। लेकिन जो गालिबन वकील थे, मेरे ख्याल से इतालो कासमी साहब के थे या किसी पटिशनर के थे, तो उनकी तरफ से इस्तदा की गई कि अकरम शेख साहब अलील हैं। ये अकरम शेख साहब गालिबन अपने इतालो कासमी के वकील थे, तो वो चूँकि अलील हैं तो इल्तवा की दरख्वास्त की गई, जिसे अदालत ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, जो मुबारक अहमद सानी, जो कि वो एक फ़ैसला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सोशल मीडिया पे टारगेट बनाया गया, उस पर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब हुकूमत की तरफ से उस फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ने अदालत में पेश हुए। उनकी तरफ से कहा गया कि जो आपने फ़ैसला दिया है मुबारक अहमद सानी केस में, उसका जो पैरा 9 है अदालती फ़ैसले का, उसमें जो आर्टिकल 20 का जिक्र किया गया है उसकी मुकम्मल तौर पर वजाहत नहीं की गई, और वजाहत ना होने से मीडिया पर और मतलब अदालत से बाहर इस फैसले का जो है वो गलत तासर लिया गया है, गलत मतलब जो है वो निकाला जा रहा है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आर्टिकल 20 का जब हमने जिक्र कर दिया तो वजाहत की ज़रूरत बाकी तो नहीं रहती। तो असिस्टेंट एडवोकेट अपना प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में जो है पब्लिक ऑर्डर की बात की गई है और उसके साथ साथ मोरालिटी की बात की गई है। यानी वो ये कह रहे थे कि जो मजहबी आज़ादी है, आपके फैसले से असर लिया गया कि मजहबी आज़ादी जो है, तासुर लिया गया कि मजहबी आज़ादी लामहदूद है। तो उस पर काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर आप कहते हैं कि इस तशरीह की ज़रूरत है तो हम तशरीह कर देते हैं, और हमने तो आइन और कानून का हलफ उठा रखा है। तो इस पर काजी फैसल साहब ने कहा फिर ये बताएं कि इस केस में नोटिस किसको करना है। तो वकील, सरकार के वकील असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब ने कहा कि इस केस में चूँकि आइन की इंटरप्रिटेशन का मामला है तो किसी को नोटिस करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इरफान सादिक खान साहब ने कहा कि नहीं, इस केस में नोटिस तो करना पड़ेगा। तो फिर अदालत ने नाज़रीन अटॉर्नी जनरल और दीगर जो फ्री कैन है उन्हें मंगल के रोज़ जो है वो नोटिस जारी कर दिया, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया। लेकिन फिर काजी फैसल साहब ने जिक्र किया कामरान मुर्तज़ा साहब का, क्योंकि कामरान मुर्तज़ा साहब का आज केस जो है वह सिरे नंबर 3 और बेंच नंबर 1 यानी काजी फैसल साहब के पास लगा हुआ था, और जो जज साहब का मतलब रोस्टर था, जो मुकदमा थे काजी फैसल साहब की अदालत के, वो एग्जॉस्ट हो चुके थे, आखिरी केस ये सुन रहे थे। और कामरान साहब का केस चूँकि 3 नंबर पर जब केस उनका कॉल हुआ कामरान मुर्तज़ा साहब का, तो अदालत को बताया गया कि कामरान मुर्तज़ा साहब बेंच नंबर 2 और 5 में मौजूद हैं। तो यहाँ पे काजी फैसल साहब ने जिक्र छेड़ दिया कि कामरान मुर्तज़ा साहब हमारी अदालत में नहीं आते, उनका केस हमने सीरियल नंबर 3 का जो था पेंडिंग रखा हुआ है, हम ये चाह रहे थे कि वो यहाँ पे हमारी मामनत करते इस केस में, लेकिन वो शायद आना नहीं चाहते। तो कामरान मुर्तज़ा साहब के जो भाई हैं रिजवान मुर्तज़ा साहब, वो रोस्टरों पे आए, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं ऐसा नहीं है, कामरान साहब जो है वो दीगर मुकदमात के सिलसिले में दीगर बेंचेस में मसरूफ़ हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हम तो उनसे मामनत लेना चाहते थे, तो क्या वो मामनत नहीं करना चाहते। तो इस पर रिजवान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि मुझे तो ये इंस्ट्रक्शन है कि केस को आप वेट में रख लें या मुलतवी कर दें, क्योंकि कामरान साहब दूसरे बेंच में मसरूफ़ हैं। तो काजी फैसल साहब ने रिजवान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि कामरान साहब सेनेटर है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल सेनेटर हैं। किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है? तो रिजवान मुर्तज़ा साहब ने कहा, जवाब मिला कि वो जमीयत उलमा फ़े से उनका ताल्लुक़ है, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से उनका ताल्लुक़ है। तो उसके बाद काजी फैसल साहब ने केस को एजेंट कर दिया और कामरान मुर्तज़ा साहब भी नहीं आए। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब का नाज़रीन जिस तरीके से नाम लिया गया, तो हमारी जो बात जहन में आती है वो इस वजह से लिया गया क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जमात के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, और ख़ुद जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी फैसले के हवाले से, जिसकी तशरीह या वजाहत के लिए आज पंजाब हुकूमत ने नज़रसानी दायर की थी, जिसे समाअत के लिए एक्सेप्ट करके पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। तो इस पर मामला चाह रहे थे वो कामरान मुर्तज़ा साहब से, जिनका ताल्लुक़ मौलाना फजल रहमान की जमात से है। तो इस वजह से गालिबन वो अवॉइड कर रहे थे और कमरा अदालत में नहीं आए। तो अब पीर के रोज़ इस केस की समाअत जो है वो चली गई है। तो पीर के रोज़ नाज़रीन जो भी डेवलपमेंट होगी तो उस पर नेक्स्ट वीलॉग में, मतलब पीर के रोज़ जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी डिटेल फिर पीर के दिन आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन और भी बड़ी अहम हैपनिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन हमारा जो व्लॉग है जो इसमें हमने आपके साथ खबरें शेयर करनी थी उसका इख्तिताम होता है।
नेक्स्ट वीलॉग में और अहम डेवलपमेंट के साथ और बड़ी हैपनिंग के साथ, ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।